राशिद अहमद पिछले 15 साल से कराची की भीड़ भरी सड़कों पर अपना खस्ता हाल रिक्शा चला रहा था। उसके हरे और पीले रंग के ढांचे से पेंट कब का उड़ चुका था और इंजन ऐसे हाँफता था जैसे कोई बूढ़ा आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा हो। हर रात आखिरी सवारी उतारने के बाद वो लियारी में अपने एक कमरे के घर के करीब टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी मामूली कमाई गिनता था। उसके घिटे पड़े हाथ मुड़े तुड़े नोटों को अलग करते, कुछ किराए के लिए, कुछ बच्चों की स्कूल की फीस के लिए। अगर अल्लाह मेहरबान होता तो शायद कल के ईंधन के लिए भी कुछ बच जाता। उसकी बीवी फातिमा रोटी और दाल का सादा सा खाना लिए उसका इंतजार करती। उसकी आंखों में वही फिक्रें झलकती जो राशिद को रात भर जगाए रखती। या अल्लाह, राशिद अपनी तहज्जुद की नमाज में सरगोशी करता। उसकी पेशानी फटी पुरानी जाए नमाज पर टिकी होती। तू अल रज़ाक है, रिस्क देने वाला है, अपने इस आजिज बंदे पर रहम फरमा। ये सफ़र के महीने की एक बेचान जुमेरात की रात थी जब राशिद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। घड़ी में रात का 1 बजा था जब वो पुराने मेवाशाह और नए सखी हसन कब्रिस्तान के दरमियान सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसके रिक्शे की हेडलाइट्स बहीराए अरब से उठने वाली घनी धुंध को बमुश्किल चीर पा रही थीं। मकामी लोग आधी रात के बाद इस रास्ते से बचते थे। वो जिन्नात और भटकती रूहों की कहानियां सुनाते थे। उन ड्राइवरों की कहानियां जिन्होंने ऐसी चीजें देखी कि रातों रात उनके बाल सफेद हो गए। लेकिन राशिद को एयरपोर्ट से एक देर रात की सवारी मिली थी और घर जाने का ये सबसे छोटा रास्ता था। तभी उसने उसे देखा। एक बुजुर्ग सड़क के किनारे बिल्कुल साकित खड़े थे, जैसे वो धुंध से ही नमूदार हुए हों। उनकी सफेद दाढ़ी सीने तक आती थी, जो उनके साफ शफाफ सफेद शलवार कमीज पर चांदनी की तरह बह रही थी। लेकिन जिस चीज ने राशिद को सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो उनकी आंखें थीं। उनमें सदियों की गहराई थी, फिर भी ये गैर दुनियावी नूर से चमक रही थी। अगरचे उसकी हर हंस चीख रही थी कि रिक्शा मत रोको, आगे बढ़ जाओ, लेकिन राशिद की रहमदिली ने उसे आहिस्ता होने पर मजबूर किया। इससे पहले कि राशिद रुकता, बुजुर्ग के होठों पर एक शनासा मुस्कुराहट फैल गई। बाबा जी, बहुत देर हो गई है, आपको कहाँ जाना है? राशिद ने पूछा। उसकी आवाज़ बमुश्किल काबू में थी। आगे वाले कब्रिस्तान तक बेटा, बुजुर्ग ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ खज़ां के पत्तों से गुजरती हवा जैसी थी, वहाँ जहाँ पीर आराम करते हैं। जैसे ही पुरस्कार मुसाफिर पिछली सीट पर बैठा, राशिद ने महसूस किया कि हवा गुलाब और संदल की खुशबू से भारी हो गई। ऐसी खुशबुएं जो अक्सर मज़ारों से मंसूब होती हैं। रियर व्यू मिरर में जहाँ बुजुर्ग को नजर आना चाहिए था, वहाँ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। खामोशी बर्दाश्त न करते हुए राशिद ने अपनी मुश्किलात के बारे में बात करना शुरू कर दी। उसकी बीमार माँ जिसे दवा की ज़रूरत थी, उसकी बेटी ज़ैनब का आने वाला स्कूल दाखिला, मालिक मकान की बेदखली की धमकी। अल्फाज टूटे हुए बंध से पानी की तरह बह निकले। बुजुर्ग बिना टोके सुनते रहे, कभी कभार सर हिला देते। जब वो दूसरे कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे तो वो आखिरकार बोले, राशिद बेटा, तुम्हारी दुआएं इन जगहों पर सुनी गई हैं जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बुजुर्ग ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 100 रुपए का नोट निकाला। यह आम सा लग रहा था, सिवाय एक हल्की सी चमक के जो चांदनी में उसकी सतह पर रक्स करती दिखाई दे रही थी। ये तुम्हारी तमाम परेशानियां हल कर देगा। उन्होंने वो नोट राशिद के कांपते हाथ में थमाते हुए कहा। लेकिन याद रखना, कुछ तोहफे राज रहने के ही होते हैं। जिस लम्हे तुम इस नेमत का जिक्र करोगे, ये वहीं लौट जाएगा जहां से आया था। इससे पहले कि राशिद कोई जवाब देता, बुजुर्ग कब्रों के दरमियान साए में गायब हो गए। सिर्फ गुलाब की महक इस बात की गवाही दे रही थी कि वो वाकई यहाँ थे। घर जाते हुए राशिद तलखी से हंसा। 100 रुपए, इससे तो कल का ईंधन भी नहीं आएगा। अगली सुबह करीम की करियाना की दुकान पर कुछ असामान्य हुआ। जब राशिद ने दूध और अंडों के लिए 100 रुपए का नोट दिया तो करीम की आंखों पर एक लम्हे के लिए धुंध सी छा गई। नहीं राशिद भाई, करीम ने नोट वापस धकेलते हुए राशिद के थैले में इजाफी सामान डाल दिया। आज आपके लिए सब कुछ फ्री है मेरी तरफ से। फ्यूल स्टेशन पर भी यही हुआ। पंप वाला, जो आमतौर पर पैसे के मामले में सख्त था, ने टैंक फुल कर दिया और ये कहकर पैसे लेने से इनकार कर दिया कि राशिद आज उनका स्पेशल कस्टमर है। तीसरे वाक़े तक जब मेडिकल स्टोर के मालिक ने उसकी माँ की महंगी दवाएं बिना पैसों के दे दी तो राशिद का शक यकीन में बदल गया। उसने नोट को गौर से देखा। हर बार जब ये उसे वापस मिलता ये बिल्कुल नया लगता। ना इस पर कोई शिकन होती, ना ये पुराना होता। हफ्तों के भीतर राशिद की जिंदगी ड्रामेटिकली बदल गई। उसने डिफेंस में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, फिर एक घर और फिर रिक्शों का एक पूरा बेड़ा। 100 रुपए का नोट कभी उसकी जेब से नहीं निकला।
हर लेन देन के बाद हमेशा उसके पास वापस आ जाता। दुकानदार, कार डीलर, यहाँ तक कि बैंक मैनेजर सब उसकी मौजूदगी से मशहूर होते। उसकी बीवी अपनी किस्मत पर खुश थी, ये मानते हुए कि अल्लाह ने आखिरकार राशिद की मेहनत के जरिए उनकी दुआएं कबूल की हैं। उसके बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ने लगे, उसकी माँ का इलाज बेहतरीन अस्पतालों में होने लगा। लेकिन हर जुमेरात की रात राशिद इन कब्रिस्तानों के पार से गुजरता, इस उम्मीद में कि वो बुजुर्ग फिर से नजर आए ताकि वो उनका शुक्रिया कर सके। लेकिन सड़क पर पुरानी कब्रों से सरसराती हवा के सिवा कुछ नहीं होता था। जैसे जैसे महीने गुजरे राशिद ने कुछ परेशान कुन तब्दीलियां महसूस की। आईने में उसका अक्स कभी कभी बूढ़ा दिखाई देता। वो ख्वाब में देखता कि बुजुर्ग उसके बेड के पायाती खड़े हैं और अफसोस से सर हिला रहे हैं। एक बार तो वो बेदार हुआ तो उसने अपने बेडरूम के फर्श पर कब्र की मिट्टी पाई। हालांकि कोई अंदर नहीं आया था। नोट खुद भी उसकी जेब में भारी महसूस होने लगा। कभी कभी उसकी जिल्द के खिलाफ बर्फ की तरह ठंडा जलता। ये सब उसके भतीजे तारिक की शादी की रात हुआ। जश्न बहुत शानदार था। यकीनन सारा खर्चा राशिद ने किया था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई और विस्की के ग्लास बुजुर्गों से छुपाकर गर्दिश करने लगे तो राशिद की जबान काबू से बाहर हो गई। उसके बचपन का दोस्त सलीम, जो राशिद की तरक्की से जलता था, उस पर दबाव डालता था। यार बता भी दे अपना राज, कोई रिक्शे वाला ईमानदारी से इतना अमीर नहीं बनता। शराब, खुशी और गुरूर सब ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश की। राशिद ने सब कुछ बता दिया, धुन भरी रात, पुरस्कार मुसाफिर और जादुई नोट के बारे में। उसके दोस्त हंसे, ये सोचकर कि ये एक मजाक है, लेकिन सलीम की आंखों में लालच चमक रहा था। अगली सुबह शदीद सरदर्द के साथ राशिद दवा खरीदने गया। उसने 100 रुपए का नोट फार्मासिस्ट को दिया और मामूल के मुताबिक इसकी वापसी का इंतजार करने लगा। इसके बजाय फार्मासिस्ट ने उसे जेब में डाल लिया और बाकी के पैसे दे दिए। रुकिए, राशिद घबरा गया, मेरा 100 रुपए का नोट कहाँ है? कौन सा 100 रुपए का नोट साहब? आपने 500 का दिया था, ये रहे आपके बाकी। राशिद का खून बर्फ बन गया। उसने अपनी जेबें बेताबी से टटोली। नोट जा चुका था, इस बार वाकई जा चुका था। दिनों के भीतर राशिद की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बैंक ने उन लोन्स की वापसी का दावा किया जो उसे याद भी नहीं थे कि उसने लिए थे। रिक्शा ड्राइवरों ने महीनों की अदम अदायगी का दावा किया। घर के कागजात नकली साबित हुए। लेकिन मादी नुकसान से बदतर वो था जो राशिद ने आखिरी रात आईने में देखा। बुजुर्ग उसके पीछे खड़े थे। उनकी मेहरबान आंखें अब लामुतनाही उदासी से भरी हुई थीं। मैंने तुम्हें खबरदार किया था बेटा, कुछ नेमतें भी आजमाइश होती हैं। तुम इसलिए नाकाम नहीं हुए कि तुम बोल पड़े, बल्कि इसलिए कि तुम आज से भूल गए। वो नोट जादी नहीं था, वो रहमत थी। और रहमत जब एक बार ठोकर खा दी जाए तो वापस नहीं आती। अब राशिद उन्हीं सड़कों पर अपना पुराना रिक्शा फिर से चलाता है। हर जुमेरात की रात वो उन 2 कब्रिस्तानों के दरमियान रुकता है, निजात की उम्मीद में, एक और मौके की तलाश में। कभी कभी मुसाफिर दावा करते हैं कि उन्होंने सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग को देखा है, लेकिन जब राशिद देखता है तो वहाँ सिर्फ धुंध और साए होते हैं। वो जानता है कि उसे ये सजा मिली है कि वो देखे जो उसने खो दिया है, लेकिन उसे कभी फिर हासिल न कर सके। लोग कहते हैं कि अगर आप देर रात राशिद का रिक्शा ले तो वो आपको ये कहानी सुनाएगा, और अगर आप गौर से सुने तो शायद आपको उसकी विंडशील्ड के कोने में 100 रुपए का नोट नजर आए। सबको दिखाई देता है सिवाय उसके, इस बात की याद दहानी कि खोया हुआ जन्नत सबसे जालिम दोज़ख होता है। लेकिन आप जो भी करें उससे इसका जिक्र मत कीजिएगा। कुछ कहते हैं कि जो ऐसा करते हैं वो खुद को कब्रिस्तानों में पैदल चलते हुए पाते हैं, जहां धुंध गहरी होती है और सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग अब भी उन मुसाफिरों का इंतजार करता है जो राजों का बोझ समझते हैं।